student, welcome to my channel, My Audio Classes. We will discuss about the chapter The Letter. Summary in English and Hindi. जीवन में हमेशा वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जिनके इरादे पक्के होते हैं। यह कहना बेहद आसान है, लेकिन इसे जीवन में उतारना कितना कठिन है, इसकी परिकल्पना शायद वही इंसान कर सकता है जिसने इसे सचमुच अपने जीवन में साकार किया है। सुधा चंद्रन उनमें से एक है। सुधा चंद्रन एक टेलीविजन अभिनेत्री और भारतनाट्यम नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन का जन्म 5 जून 1932 को महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपने नृत्य में कैरियर 3 साल की उम्र में शुरू किया। इनके पूर्वज वेल्लूर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के हैं। इनके दादाजी पलक्कड़ केरला में जाकर बस गए थे। इनके पिता स्वर्गीय केडी चंद्रन और आईएएस और अभिनेता निर्देशक थे। इनकी माता का नाम थंगम चंद्रन था। जब ये 1981 ईस्वी में चेन्नई से अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर जा रही थी, तब उनके साथ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के पास एक रोड एक्सीडेंट में इन्होंने अपना एक पैर सदा के लिए खो बैठी थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार न मानते हुए अपने नृत्य और अभिनय को जारी रखा। ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने अपने 10th क्लास के बोर्ड में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन इन्होंने फिर भी विज्ञान को न चुनते हुए आर्ट को चुना, क्योंकि ये अपना अधिक समय डांस को देना चाहती थी। इनके माता पिता ने इनको 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया था। इन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई में अपने एमए की डिग्री औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पूरी की थी। सुधा चंद्रन ने जिनसे प्यार किया उसे ही पति के रूप में पाया है। उनके हमसफर का नाम रवि दांग है, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनके जीवन में इस दुर्घटना ने उन्हें टूटने नहीं दिया और उन्होंने एक कृत्रिम जयपुर फुट की मदद से अपनी विकलांगता को दूर किया। ठीक होने के लिए इन्हें लगभग 3 साल की फिजियोथेरेपी लेनी पड़ी थी। किसी विचारक ने कहा है, हमें जीवन से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। यदि हम वह कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो हम हर असाधारण सफलता को प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। छोटी सी उम्र में अपने नृत्य से सबका दिल जीत लेती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सुधा चंद्रन की पूरी दुनिया ही पलट दी। उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपना दाहिना पैर खो दिया। दुर्घटना में सुधा जी के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया था। प्लास्टर लगने पर बायां पांव जो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन हो गया। दुर्घटना के 1 महीने के बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई थी। वो पैर जो हमेशा गाने की धुन पर झूमने लगते थे, अचानक से मौन हो गए। लेकिन सुधा जी ने अपनी हालात पर बिना तरस खाए ही दुनिया के सामने एक इतिहास रचा। 16 साल की उम्र तक उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो किए। सुधा ने भारतनाट्यम की उम्दा कलाकार के रूप में शोहरत हासिल की थी। वह रोजाना 18 से 20 घंटे नृत्य का अभ्यास करती थी। सुधा चंद्रन की ये कहानी हम सबको यह प्रेरणा देती है कि कैसे एक भयावह दुर्घटना के बाद भी जीवन की परिस्थितियों का सामना करके अपने सपनों को साकार बनाने की कोशिश की। विकलांगता के बावजूद दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपनी मुसीबतों का सामना किया और अपने इच्छा शक्ति के बल पर सफलता हासिल किया। क्रिस्टी ब्राउन was an Irish writer and painter who had cerebral palsy.
In fact, his whole body was paralyzed except his left foot. He learned to write or type only with the toes of this left foot. This autography, My Left Foot, was turned into a novel that became an international bestseller. The present lesson is a descriptions of the author's ordeals and struggles in life. I was born in Roneda Hospital on 5 June 1932. There was 9 children before me and 12 after me. So I myself belongs to the middle group. Out of this total of 22, 7th lived, but 4 died in infancy, leaving 13 of us in the family. Mine was a difficult birth, I am told. Both mother and son almost died. After my birth, I was kept in the hospital for a while. It was mother who first saw that there was something wrong with me. I was about 4 months old at the time. She noticed that my head had a habit of falling backward. She attempted to correct this by placing her hand on the back of my neck to keep it steady. But when she took it away, back it would drop again. That was the first warning sign. Then she became aware of these defects as I got older. She saw that my hands were clenched nearly all of the time and were inclined to lie behind my back. My jaws would either lock together tightly so that it was impossible for her to open them, or they would suddenly become limp and fall loose, dragging my whole mouth to one side. At 6 months, I could not sit up without having a mountain or pillows around me. At 12 months, it was the same, very worried. Mother told my father her fears, and they decided to seek medical advice. I was a little over a year old when they began to take me to hospitals and clinics. They were convinced that there was something differently wrong with me, something which they could not understand or name, but which was very disturbing. Almost every doctor who saw and examined Mother tells me how one day she had been sitting with me for hours in an upstairs room, showing me pictures out of a great big storybook and telling me the name of different animals and flowers that were in them, trying without success to get me to repeat them. This had gone on for hours while she talked and laughed with me. Then at the end of it, she leaned over me and said gently into my ear, "Did you like it, Chris? Do you like the bears and the monkeys and all the lovely flowers? Nod your head for yes, like a good boy." Then she turns away from my curious starts and left the room, crying. The door closed behind her. It was seemed hopeless. My relative reasons that I was an idiot and beyond help. They now spoke of sending me to an institution for the mentally challenged. Sure and inwardly, she prayed to God to give her some proof of her faith. I was now 5 and still showed no real sign of intelligence. Showed an apparent interest in this aspect with my toes, more especially those of my left foot. I could not aid myself, but in this respect my father took care of me. Thanks for watching.